सो हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो निकाला था एक साइंटिस्ट नेम्ड एज मलिकन। मलिकन एक साइंटिस्ट था जिसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, मलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक, ये हमारे पास चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कैलकुलेट करने के लिए किया गया था। देखो वैसे तो सिलेबस में है नहीं है, बट येट मैं हल्का सा आइडिया उसका जरूर दूंगा तुम्हें, ताकि ये ना हो कि कोई परेशानी रह जाए कि कैसे निकाला होगा। ठीक, देखो बेटे होता क्या है, बेसिकली मलिकन ने ऐसा एक कंपार्टमेंट ले लिया बेटा, ठीक, ऐसा एक बॉक्स ले लिया होगा। इस बॉक्स के अंदर उसने दो मेटल की प्लेट्स लगा दी बेटा, एक मेटल प्लेट ऊपर, एक मेटल प्लेट नीचे। मेटल की प्लेट, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ दिया बेटा, और नीचे की प्लेट को नेगेटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। अब ऊपर वाली जो प्लेट थी उसमें एक पिन होल, एक छोटा सा छेद कर दिया बेटा, व्हिच इज कॉल्ड एज पिन होल, ठीक है। और ऊपर क्या किया, ऑयल का ड्रॉप, ऑयल का स्प्रे कर दिया, ऑयल स्प्रे। ये कौन सा ऑयल था जो यूज किया गया बेटा? एक्चुअली क्लॉक ऑयल, समझते, क्लॉक ऑयल घड़ियों में डालने वाला तेल होता है, तो उसका स्प्रे कर दिया गया। ये हमने ऑयल यहां पे स्प्रे कर दिया है, ऑयल स्प्रे। अब ये ऑब्वियस है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये ऑयल नीचे गिरेगा, ये ऑयल के ड्रॉप नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो ये नीचे की तरफ को आ रहे होंगे। अब हमने बीच में बेटे एक यहां पे एक्सरेज फेंकी, यहां से हमने एक्सरे फेंकी, बीच वाले से एक्सरे फेंकी। एक्सरे ने क्या किया होगा, जो यहां पे गैस होगी उसके पार्टिकल के ऊपर टकराई होगी एक्सरे, और उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे। ठीक, जैसे मान लो किसी तेज चलती हुई चीज के रास्ते में कोई चीज आ जाए तो उसका कोई ना कोई पार्ट टूटेगा ना, उसी तरह से एक्सरेज यहां से पास ऑन हो रही है, उसके रास्ते में गैस थी, गैस के मॉलिक्यूल थे, जब एक्सरे उस पर टकराई होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे बेटे, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस ड्रॉप पे चिपक गए। हमने ड्रॉप इसीलिए लिया था कि हमें स्टिकी चीज चाहिए। क्या चाहिए? स्टिकी चीज चाहिए जो किस चीज को अपने साथ जोड़ ले, तो इसलिए हमने ऑयल लिया था। ठीक, अब ये ऑयल ड्रॉप जो हो गया ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसके ऊपर चार्ज कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चिपक गए। हमें ये तो पहले से ही समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको जे थॉमसन ने क्या कहा था बेटा? जे थॉमसन ने नाम दिया था नेगाट्रॉन्स। क्या नाम दिया था? नेगाट्रॉन्स, है ना बेटे? तो ये तो हमें समझ में आ ही गया था कि भैया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये ऑयल से टकराए होंगे, ऑयल के साथ चिपक गए होंगे, तो ये ऑयल ड्रॉप कैसा हो गया होगा? नेगेटिव हो गया। अब दो फोर्सेस ऐसी हैं जो उसको नीचे की तरफ को ले जा रही है। ठीक, दो फोर्सेस ऐसी हैं जो उसको ऊपर की तरफ को ले जा रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ को। नीचे की तरफ को कौन सी फोर्स इसको लेके जा रही है? ठीक, जो डाउनवर्ड्स इस इलेक्ट्रॉन, इस यू कैन से ऑयल ड्रॉप को डाउनवर्ड ले जाने वाली जो फोर्स है, ठीक, वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसको डाउनवर्ड लेके जाएगी बेटा, समझे? लेकिन दो फोर्सेस जो इसको ऊपर लेके जाएंगी, नंबर वन, एक तो बाउंसी यानी बाउंड फोर्स, ठीक, बाउंसी या बाउंड फोर्स, ठीक, 10वीं तक पढ़ा होगा बाउंसी, है ना? जो नीचे वाला मीडियम इसको कुछ ना कुछ धक्का दे रहा होगा, तो उसकी वजह से भी ये ऊपर जा रही होगी, एक बात। और
और दूसरी बात, हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, क्योंकि ये वाली प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? बेटा जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, एक बाउंड फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अपवर्ड लेके जा रही हैं। दे आर टेकिंग ड्रॉप अपवर्ड्स, टेकिंग ड्रॉप अपवर्ड्स। ठीक है जी। और बेटा ये जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ये इसको नीचे को लेके जा रही होगी, ठीक, दैट इज टेकिंग इट डाउनवर्ड। अब मान लो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, यानी प्लेट के ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसका चिपक जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक। और अगर मान लो ये फोर्स कम हुई तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ को आ जाएगा। अब उसने क्या किया, इस फोर्स को एडजस्ट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया। जब बेटे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है, यानी इसका जो चार्ज है ड्रॉप के चार्ज के बराबर हो जाएगा, तो एक सेकेंड के लिए ड्रॉप स्टेशनरी हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां वाली फोर्स और यहां वाली फोर्स बराबर है, तो नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर भी नहीं जा पाएगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इट स्टॉप्स। तो समझ लीजिए कि व्हेन चार्ज ऑन द प्लेट, चार्ज ऑन द प्लेट, हालांकि ये कुछ भी समझने की जरूरत भी नहीं थी, बट जस्ट समझाने की बात है, चार्ज ऑन द प्लेट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन ड्रॉप, चार्ज ऑन ड्रॉप। तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड the drop becomes stationary, ठीक। For fraction of second, ठीक, drop becomes stationary, ठीक। ड्रॉप अपनी जगह पे रुक गया, स्टेशनरी हो गया, खड़ा हो गया, ठीक। उस समय हमने चार्ज को नोट कर लिया। ऐसे यहां पे एक ड्रॉप थोड़ी है, हजारों हजार ड्रॉप गिरेंगे और हर बार हम चार्ज को नोट करते जाएंगे, ठीक। जैसे जो ड्रॉप स्टेशनरी हुआ चार्ज नोट हो गया, जैसे ड्रॉप स्टेशनरी हुआ चार्ज नोट हो गया। जब हमने बाद में एनालाइज किया तो हमने ये देखा जितनी बार भी ये ड्रॉप स्टेशनरी होता है तो उसका जो चार्ज है, वो चार्ज जो है वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता था। जितनी बार कोई भी ड्रॉप स्टेशनरी होता था उतनी बार जब हम चार्ज यहां देखते थे, वो चार्ज इसके इस नंबर से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स या इसके बराबर, यानी कोई होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज होता था जब ड्रॉप स्टेशनरी होता था। मतलब इसमें कम से कम मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो मेजर किया गया, मिनिमम चार्ज मेजर्ड इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमम चार्ज को हमने मेजर किया वो था बेटा हमारे पास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज मेजर हुआ था। या इससे चार्ज डबल आता था, या 3 टाइम आता था, 4 टाइम आता था, कम से कम इतना चार्ज आता था। इसका मतलब जब मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन चिपका होगा तो इतना चार्ज होता होगा, जब 2 चिपका होगा इससे डबल होता होगा, जब 3 चिपके होंगे इससे ट्रिपल होता होगा, जब 4 चिपके होंगे इससे 4 टाइम्स होता होगा। इसका मतलब
कि कम से कम चार्ज ड्रॉप पे इतना है, और कम से कम तब हो सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप के ऊपर हो। इससे हमें समझ में आया कि देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है जी, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम निकल आया। ठीक है जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा तो इतना चार्ज, दो होगा तो उससे डबल, तीन होगा तो उससे ट्रिपल एंड सो ऑन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे इतना निकल आया। नेगेटिव चार्ज है, इतना चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? इसको बेटे हमने बोल दिया 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट, ये नेगेटिव चार्ज था, बोल दिया नेगेटिव चार्ज। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, और 1 यूनिट यानी 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। It is the minimum quantity of charge which can be measured in oil drop experiment। ठीक है जी बेटा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। It can be written as 4.8 into 10 to power minus 10 ESU। ये यूनिट अलग हो गए बेटा, ESU होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आया वो 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम, या फिर 4.8 into 10 to power minus 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया। बोलो बेटे चार्ज कैसे मेजर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना। सर which X-ray will strike on the electron? बेटा एक्सरे तो एक ही होती है। विच का मतलब क्या? जितनी भी एक्सरेज हमने यहाँ पे फेंकी, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ गैस थी, और गैस के ऊपर जब ये एक्सरेज टकराई, इसके इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप पे जाके चिपक गए। समझ में आ गई बात? यस। कोई और कुछ पूछना चाहता है? रेज योर हैंड। यस पूछो। सर आपने बताया दैट ऑयल ड्रॉपलेट बिकेम स्टेशनरी ओनली फॉर अ सेकंड। सर जब करंट एडजस्ट कर लिया तो वो तो वहीं पे नहीं रुक जाना चाहिए था? व्हाई ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड? नहीं बेटा नहीं, बच्चे इसमें बहुत आला दर्जे की फिजिक्स लगती है। मैं इससे ज्यादा आगे ले जाना नहीं चाह रहा था तुम्हारे को, ठीक, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। फिजिक्स में आप +2 में जाके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो बेटा। एक्चुअली चार्ज इससे कैलकुलेट ही नहीं होता। चार्ज एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिरने लगता है ना, तो बेटा इसकी वेलोसिटी में थोड़ी रुकावट आ जाती है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ड्रैग। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ड्रैग। उस ड्रैग के फॉर्मूला से चार्ज निकाला जाता है। ठीक है बेटे, उस ड्रैग के फॉर्मूला से चार्ज निकाला जाता है बेटा। समझ में आई बात? तो वो इतने डिटेल में हमें जाने की नितिन जरूरत नहीं है, वो फिजिक्स वाले सर कभी करवा देंगे +2 में अगर जरूरत होगी। केमिस्ट्री में सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि मलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला, और कितना निकाला? 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम निकाला, जो कि 4.8 into 10 to power minus 10 ESU के बराबर होता है। ये एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ये मलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से निकाला गया था। बस इतनी बात समझ में आ गई, वो बहुत है। बोलो ये समझ में आया कि? यस सर। सर एक और चीज कि इलेक्ट्रॉन पे हमने ये नोटिस किया कि उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑब्जर्वेशन कैसे? अरे ये कैथोड रे किस साइड मूव करती थी मेरे दोस्त? अच्छा ओके सर, ओके सर। अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिस्कवर किए? कैथोड रे से। कैथोड रे किस साइड जाती थी? पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब कैथोड रे के पार्टिकल कैसे होंगे? नेगेटिव। और कैथोड रे के पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और वो कैसे है? नेगेटिव ही तो है। समझ में आई बात? तो नेगेटिव तो वहां से समझ में आ गया था, पर यहां से चार्ज हमने निकाल दिया। पूर्वा यू वांट टू आस्क समथिंग बेटे, प्लीज पूछो। यस पूर्वा। यस सर, आई वांटेड टू आस्क कि इसमें बायोन फोर्स कैसे वर्क कर रहा है? देखो बेटे, बाउंड फोर्स तो हर जगह लगती है। आपने ऊपर से कोई पत्थर फेंका तो बेटे नीचे का एटमॉस्फेयर उस पर धक्का मारेगा ना।
है ना, ऊपर से पंख फेंका, नीचे से उसको धक्का पड़ता है ना बेटा, आपने पानी में जंप मारा तो नीचे धक्का मिलता है कि नहीं मिलता, ये सारी बाउंड फोर्सेस तो होती है। तो जब ये नीचे से गिर रहा होगा तो बाउंड फोर्स को ऊपर को धक्का मारेगी, ठीक है ना, जो नीचे वाली एयर है वो ऊपर को धक्का मारेगी ना बेटा इसको, सो दैट इज बाउंड फोर्स। एक्चुअली बेटे देखो ये अधूरा मैंने बताया है तुम्हें क्योंकि जरूरत नहीं थी इसलिए पूरा नहीं बताया। एक्चुअली जो बाउंड फोर्स का फॉर्मूला है प्लस जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा और जो हमारे पास इसमें वेलोसिटी में ड्रैग आएगा, कमी आएगी, उस फॉर्मूलास को इक्वेट करके चार्ज निकलता है। इट्स अ बिगर थिंग इन फिजिक्स, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ठीक। पर हाँ हमने किया ऐसे ही था, इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी हुआ तो इस पे चार्ज नोट कर लिया, स्टेशनरी उसी टाइम के लिए होगा जब चार्ज बराबर होगा, फिर धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होगा, तो इसकी स्पीड जो पहले थी उससे कम हो जाएगी और उसको बोलते हैं वेलोसिटी ड्रैग। उस ड्रैग के फॉर्मूला से निकाला जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एनी हाउ आप सिर्फ ये समझ लो कि भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला मलिकन ने, कौन से एक्सपेरिमेंट से, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ऑयल यहाँ पे स्प्रे किया था, कौन सा था, क्लॉक ऑयल था, ठीक, और उस पे चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पे, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। इसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोला गया, जो कि एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसमें 4.8 इंटू 10⁻10 ESU आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इधर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लीज बहुत ध्यान देना इधर, ठीक। देखो बेटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो बेटे अगर मैं चार्ज को ई से लिखते होते हैं, चार्ज को किससे लिखते हैं, ई से। ये जो चार्ज लिखा ना इसको मैंने ई से डिनोट किया करना है, जहां पे भी ई लिखा होगा मतलब चार्ज है। और कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, 1.602 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय, बेटे पिछली क्लास में निकाला था E/m, जे थॉमसन ने निकाला था ना E/m, चार्ज निकाल दिया मलिकन ने, और E/m जे थॉमसन ने, बेटा चार्ज बाय E/m। अगर हम ऐसे लिखें तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बेटे ई से ही कैंसिल हो जाएगा, एम ऊपर चल जाएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे। तो चार्ज हमने आज निकाला 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज निकाला। और E/m रेशियो कितनी निकाली थी कल हमने, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये E/m रेशियो निकाली थी हमने। अगर हम केजी में चले जाएंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, समझ में आई बात, अभी यहाँ पे 8 ही है, 8 कूलम पर ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटे मास आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, समझ में आई, ये आ जाएगा बेटा। और या फिर केजी में लिखना है तो 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, ये मास आ गया इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला बेटे, हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके चार्ज बाय मास रेशियो से डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, ई से ई कैंसिल हो गया होगा, ये एम ऊपर चला गया होगा, मास निकल गया होगा, तो मास इतना आ गया। और माइंड इट, this is the mass of electron is 1/1840 times the mass of hydrogen atom। ये मास हाइड्रोजन एटम के मास से 1840 टाइम्स कम था। ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से 1840 टाइम्स कम था, पर यहां से मास निकल गया, तो मास भी आ गया, चार्ज भी आ गया, ठीक। तो फिर जे थॉमसन ने अपनी बात कही और कहा कि एवरी एटम हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इलेक्ट्रॉन तो उसने बोला ही नहीं था, क्या बोला, हैव नेगाट्रॉन्स इन इट whose mass is 9.11
into 10 to power minus 31 kg, and charge is 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेटे जी हो गई पूरी। ठीक है जी। यहां से जे थॉमसन ने जब ये निकाल दिया तो उसने कहा देखो भाई, हर एटम के अंदर नेगाट्रॉन्स होते हैं, और नेगाट्रॉन जो होता है उसका मास 9.11 into 10 to power minus 31 kg है, जो कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसका चार्ज बेटा मलिकन ने निकाल रखा था इतना होगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नेगाट्रॉन बोल दिया था। ये तो लेटर ऑन मैंने पिछली बार समझाया था कि स्टोनी एंड लॉरेंस ने इसको नाम दे दिया था क्या? इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी एंड लॉरेंस। ठीक है जी। जे थॉमसन ने उसको नेगाट्रॉन ही कहा था। तो बेटे जी बोलो, क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या थी? सभी बच्चों को डिस्कवरी समझ में आई कि नहीं आई? गुड बेटे। अब इधर थोड़ा सा ध्यान और दें। ठीक, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो हमने सारा कुछ पढ़ा, लेकिन बेटा हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है। ये सब कुछ अब हमारे सिलेबस में इतना नहीं है ना, तो हमें तो सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना था। खैर हमने लिख तो सब कुछ ही लिया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, कौन कौन से पॉइंट हमारे दिमाग में रहने चाहिए? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. थॉमसन। पहली बात हमें यह पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. थॉमसन in cathode rays। ठीक है जी। कैथोड रेस के अंदर हमने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाले थे, and named them नेगाट्रॉन्स। उसने नाम नेगाट्रॉन दे दिया था। ठीक है जी। दूसरी बात हमें दिमाग में रखनी है कि नेम इलेक्ट्रॉन is given by Stoney and Lawrence। स्टोनी और लॉरेंस जो है उसने बेटे नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स का। तीसरी बात जो चार्ज टू मास रेशो है, यानी E/m रेशो, इसको हमने बोला चार्ज टू मास रेशो, या फिर बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, E/m रेशो स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। ठीक, which are rays of electron. Cathode rays are rays of electron. E/m ratio, charge to mass ratio in cathode rays is constant, and its value is 1.76 10 to power 8 कूलम पर ग्राम। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक, it was calculated by E/m ratio was calculated by J.J. Thomson experiment। और आपको एक्सपेरिमेंट का डिटेल मैंने समझा दिया था।
पांचवी बात, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was determined by Mulliken oil drop method. Mulliken's oil drop method. Charge on electron was determined by Mulliken oil drop method, and it was 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb और 4.8 into 10 to power 10 ESU ये चार्ज है, ठीक। It is called as 1 unit charge, called as 1 unit charge। कल को मैं कभी भी 1 यूनिट लिखूं तो 1 यूनिट मतलब इतना, ठीक। और ये पक्का है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक। अगली बात, ठीक, हमें चार्ज पता चल गया। mass of electron is 9.11 into 10 to power minus 31 kg, अगर kg मिलेगी, ठीक, which is 1/1840 times the mass of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के मास से, ठीक, हाइड्रोजन एटम के मास से ये इतने गुना है, ठीक। हाँ जी बेटे। सर फिफ्थ पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 into 10⁻⁻10 ECU है कि 10 ECU? -10 ECU, -10 बेटे, वो तो माइनस में रहेगी ना, यूनिट्स तो हमेशा बेटा माइनस में रहेगी ना इसमें, ठीक। पर एक बहुत खास बात तुम्हें बताना चाहूंगा बेटा, ये जो मास निकाल रहे हैं ना, ये मास इज एक्चुअली रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हमेशा ध्यान रखना, दिस इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। क्योंकि मूविंग का मास जो होता है, मास ऑफ मूविंग सब्सटेंस या मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, इसको आइंस्टीन ने निकाला था बाय एन इक्वेशन, दैट इज मास एट रेस्ट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। मास ऑफ मूविंग इज इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, v इज वेलोसिटी, c इज स्पीड ऑफ लाइट। बेटा हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, हम बोलते हैं ना, ठीक, कि दुनिया में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा? अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो v और c बराबर हो जाएंगे। अगर v बाय c बराबर हो गया तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इन्फिनिटी। सो अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी ना तो उसका मूविंग चीज का मास इन्फिनिट हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, कोई भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, नहीं तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आइंस्टीन थ्योरी है, ठीक है जी। तो कई बार हमसे ये पूछ लेंगे कि भैया अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा पार्टिकल तो उसका मास कितना है? कहना मास ऑफ मूविंग इज मास ऑफ रेस्ट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। v बिकम्स इक्वल टू c, तो v और c बराबर, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इन्फिनिटी। सो इफ अ सब्सटेंस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स मास विल बिकम इन्फिनिट। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, यस सर। तो ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, ठीक। अगर बेटे 1 मोल का मास निकालोगे
मान लो हमें बोल दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसके साथ 9.11 इंटू 10⁻³ के साथ 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 मोल का मास आ जाएगा। जब इसको निकालोगे तो आएगा 0.55 mg मिलीग्राम। यहां से तो केजी में निकलेगा, उसको मैंने mg में चेंज कर दिया। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.55 mg। उसी तरह से बेटे चार्ज अगर बोले, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज निकालना होगा तो बेटे कितना होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 10⁻23, तो ये आ जाता है बेटा 96487 कूलम्स के पास लगभग, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख दिया करते हैं 96500 कूलम। एंड 96500 कूलम इज आल्सो कॉल्ड एज 1 फैरेड। इसको 1 फैरेड चार्ज बोल देते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, बोला 1 फैरेड, बोला 1 फैरेड कितना हुआ, कहना सर 96500 कूलम, ये 1 फैरेड होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया, किसमें किया, कैथोड रेज में किया, नाम उसको नेगाट्रॉन दिया, पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन नाम था वो स्टोनियन लॉरेंस ने दिया। जो उसका E/M रेशियो है कैथोड रेज का वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमेशा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होती है, पॉजिटिव में रहेगी वैल्यू। तो E/M रेशियो वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जो यहां से हमने कांस्टेंट देखी। चार्ज मलिकन ने कैलकुलेट किया, इतना किया जिसको हमने 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोला। ठीक, और मास हमने इन दोनों से निकाल लिया, वो इतना आया व्हिच इज रेस्ट मास 1/1840 टाइम द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल से मल्टीप्लाई करके 0.55 mg, और मास ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सामने है। बोलो बेटे बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सारे बच्चे यस लिखना फटाफट से। पूर्वा का यस आ गया भैया, कार्तिक का भी यस आ गया, जसमीत का भी यस आ गया मेरे पास। रिजुल बेटा तेरा यस चाहिए मेरे को, चैतन्य का भी यस आ गया, सत्यम का भी यस आया, साहिब का यस आ गया, वेरी गुड, दक्ष का भी यस आया। रिजुल बेटा आप प्रेजेंट हैं अभी? हाँ आ गया यस, वेरी गुड। केतन का भी यस आ गया, ईस्टा का भी यस आ गया, ईस्टा मीरा नहीं आई आज, आस्था का भी यस आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटे ये तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमने इलेक्ट्रॉन को लेकर, दीज वर इंपॉर्टेंट थिंग्स विद इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई ना, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते ही जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया, ठीक, एटम का मॉडल। नहीं बेटा प्रियदर्शनी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की कोई भी चीज हमें जरूरत नहीं, वो फिजिक्स में होगी वो करते रहना, अभी हमारे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखो बेटे नेक्स्ट बात देखिएगा प्लीज। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। उसने कहा कि भाई ऐसा होता है एटम जो है, एटम में डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज है, यानी बिखरा पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है। बेटा देखो ये तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास नेगेटिव है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज तो होनी है ना, क्यों जी? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कोई ना कोई पॉजिटिव तो होनी है,
क्योंकि एटम एज द होल इज न्यूट्रल। तो इसने बोला कि इसमें डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, मैं थोड़ा इस पॉजिटिव चार्ज को गलत कलर से बना दिया क्योंकि इससे थोड़ा आगे रिलेट भी करना है मुझे, तो चलो मैं इसको बना देता हूं। पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज पड़ा हुआ है, ऐसे का सारी जगह बिखरा पड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड इन द एटम। ठीक, तो उसने बोला कि हमारे पास डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं जैसे हलवे में गिरियां पड़ी हुई होती हैं, ठीक, या पुडिंग में प्लम्स होते हैं। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, बिखरे पड़े होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज। तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in diffused positive charge। पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज यानी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड पड़े हुए हैं। ठीक, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बिखरे पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारी जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है जी। इट इज लाइक अगेन, जिसे वाटरमेलन नहीं होता भाई, वाटरमेलन में जो लाल वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसको ना बाद में वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। दिस आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल, तरबूज की तरह का मॉडल है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड पड़ा हुआ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है इस डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज में बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज बिखरा है सारी जगह, इलेक्ट्रॉन्स में जगह जगह पे गिरे हुए। जैसे एक पुडिंग में, एक हलवे में हम गिरियां डालते हैं, या ऐसा बोल लो वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन वो सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, और जो उसके अंदर बीज हैं, ठीक, वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इसको वाटरमेलन मॉडल बोल दिया। बोलो बेटे, मॉडल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी लिखा करो ऐसे यार, कोई ऐसा मुश्किल थोड़ी जो समझ नहीं आएगा। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि यार क्या जे थॉमसन इतना लल्लू था? अगर उसने ये सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, तो उसने ये क्यों नहीं सोचा भाई प्रोटॉन जैसा भी पार्टिकल हो सकता है? यार प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज को बिखरा हुआ क्यों माना? उसने पॉजिटिव चार्ज को बिखरा हुआ क्यों नहीं माना? वो प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों नहीं कर पाया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो उसने कर दी, बट व्हाई प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों नहीं कर पाया यार वो? व्हाट वाज द रीजन? भाई सोचा कभी? तुम्हें बताता हूं क्यों उसने ये सोचा कि ये पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, इसका कोई पार्टिकल नहीं है। बेटा, जब भी हम किसी एटम को हीट करते हैं ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, कभी प्रोटॉन बाहर नहीं आता। जब भी कभी किसी एटम को हीट करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते हैं। That made him believe that प्रोटॉन जैसा कोई पार्टिकल ही नहीं। उसके हिसाब से प्रोटॉन जैसा कोई पार्टिकल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो पार्टिकल होता तो हीट करके वो भी बाहर आता। तो उसके हिसाब से प्रोटॉन वाज नॉट अ पार्टिकल। अगर वो पार्टिकल होता तो हीट करके वो भी बाहर आता। पर जब कभी भी हम एटम को हीट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। दैट शोज कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ वही पार्टिकल हैं। बोलो, अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? लेकिन इसकी बड़ी सारी लिमिटेशन आ गई बेटा। इस प्लम पुडिंग मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन का मतलब क्या था? बहुत सारी लिमिटेशन उस समय भी, आज तो खैर है ही गलत है, और उस समय भी लिमिटेशन थी। क्या? एक तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर।
could not be explained, could not be explained. स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे एक्सप्लेन करेगा भाई? अगर पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो फट क्यों नहीं जाता ये, है ना भाई? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो भैया ये फट क्यों नहीं जाता है? सबसे पहली बात स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, दूसरी बात अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ये नहीं बता पाया, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना बेटा किसी भी एटम की, वो तो अरेंजमेंट्स की वजह से, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वैलेंसी क्या होगी, ठीक, तो ये अरेंजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से चीजें रिएक्ट करती हैं, किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, किसका मुश्किल से निकलेगा, उसी के हिसाब से उसकी चीज उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो वो सब तो ये बता ही नहीं पाएगा, तो कुछ भी नहीं बता पाएगा, एक्चुअली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सिवाय न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के, कि एटम न्यूट्रल है, उसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं। कैन ओनली एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आई अगली, जिसको हमने बोला लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। किसी बुक में नहीं मिलेगा, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट किसी बुक में नहीं मिलने का बेटा। लिनार्ड ने क्या किया, ये एटम था और एटम के ऊपर कैथोड रेज फेंकी। क्या फेंकी? एटम के ऊपर कैथोड रेज फेंकी, ठीक, ये कैथोड रेज एटम के ऊपर फेंकी। लिनार्ड ने कैथोड रेज एटम के ऊपर फेंकी और पाया ये कि मैक्सिमम कैथोड रेज वेंट पास एटम, मैक्सिमम कैथोड रेज पास्ड थ्रू एटम, पास्ड थ्रू एटम। ये एटम से निकल के पिछली साइड चले गई, पीछे कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगाई होगी जिसके ऊपर उसके निशान पड़ गए होंगे, तो समझ में आया, मैक्सिमम कैथोड रे पास थ्रू एटम। अब बेटे अगर एटम का मॉडल ऐसा हो तो पहली बात पॉजिटिव चार्ज सारी जगह बिखरा हुआ होगा और कैथोड रे नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, तो पहली बात तो एक पास ही नहीं हो सकती इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। और मोर ओवर जैसे प्लम पे तुमने गिरी फेंकी, क्या वो प्लम आर पार हो जाएगा? यानी सॉरी हलवे पे आपने गिरी फेंकी, ऐसे बादाम फेंका तो आर पार हो जाएगा? नहीं, वो उसमें फंस जाएगा। तो ये कैथोड रे जो होनी चाहिए थी सारी पास नहीं होनी चाहिए थी, ये पॉजिटिव चार्ज को साथ में जोड़ लेनी चाहिए थी, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। पर मैक्सिमम जो कैथोड रे थी पास ऑन हो गई। इसकी वजह से लिनार्ड ने बताया कि देयरफॉर मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली है। अरे तभी तो इलेक्ट्रॉन, तभी तो कैथोड रेज पास ऑन हो गई। उसने बोला मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ठीक, एटम के अंदर की मैक्सिमम स्पेस जो होती है वो खाली होती है बेटा। मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसका मतलब ये मॉडल गलत है, इस मॉडल में कमी है, ये मॉडल ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। तो लिनार्ड के इस एक्सपेरिमेंट ने ना इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी प्लम पुडिंग मॉडल की, ठीक है जी। तो ये मॉडल फिर फेल हो गया। पर अब सबके दिमाग में ये आ गया कि भैया अगर मैक्सिमम जगह खाली है तो इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था वैसे प्रोटॉन भी कोई ना कोई पार्टिकल हो सकता है, तभी मैं वो कहीं छोटी छोटी जगह पे इधर उधर बिखरा पड़ा होगा, सारी जगह नहीं है ये। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिफ्यूज्ड। तो इससे ये भी समझ में आ गया मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, और दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिफ्यूज्ड, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिफ्यूज्ड, ये बिखरा हुआ नहीं है मेरे दोस्तों। तो ऑब्वियसली
अब लोगों की चिंता ये हो गई कि भैया पॉजिटिव चार्ज कैसे है एटम के अंदर, एटम का स्ट्रक्चर कैसे। बहुत सारा कुछ होता रहा लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर चलो, हमें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया, प्लम पुडिंग मॉडल समझ में आया, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट समझ में आया, उसने प्लम पुडिंग मॉडल की ऐसी की तैसी कैसे कर दी ये समझ में आया। अगर आ गया तो फटाफट से यस कर दो, नहीं आया तो बड़े वाला नो लिख दो भाई। गौरी जी का ये साया है मेरे पास अभी, केतन का भी आ गया, नितिन का भी आ गया, चैतन्य का भी आ गया, रिजूर का भी आ गया, वेरी गुड आ गया, तो साहिब का भी आ गया, सत्यम का भी आ गया, आस्था का भी आ गया, दक्ष का भी आ गया, वेरी गुड। ओके चलिए मिटा दे जी। ओके अब एक बात बताओ बेटे, ये तो हमने लिया पढ़, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और सारा कुछ पढ़